कदीम जमाने की बात है कि खोरासान के इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम गुलिस्तान था। इस गांव में एक गरीब मगार नेकदिल लड़का रहता था जिसका नाम फरीद था। फरीद अपनी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और दिन भर मेहनत करता था। उसकी मां बीमार रहती थी और फरीद उसकी देखभाल करता था। फरीद रोजाना जंगल में लकड़ियां चुनने जाता था और उन्हें बेचकर पैसे कमाता था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां चुन रहा था तो यूज एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज किसी औरत की थी जो मदद मांग रही थी। फरीद उस आवाज की तरफ बढ़ा और देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया एक जाल में फंस गई थी। चिड़िया ने फरीद से कहा, बेटा मुझे इस जाल से आजाद कर दो, मैं बहुत परेशान हूं। फरीद ने फौरन चिड़िया को जाल से आजाद कर दिया। चिड़िया ने खुशी से कहा, शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूं बल्कि एक पारी हूं। तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हें 3 मन्नतें पूरी करने का हक देती हूं। जब भी तुम्हें जरूरत हो तो बस ये जदुई पंख को हाथ में पकड़ो और अपनी मन्नत मांगो। ये कहकर पारी ने एक सुनहरी पंख फरीद को दिया और उड़कर चली गई। फरीद हैरान रह गया। उसने पंख को अपनी जेब में छुपा लिया और घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को सब कुछ बताया। उसकी मां ने कहा, बेटा ये तो अल्लाह का तोहफा है, तुमने नेक काम किया इसलिए तुम्हें ये इनाम मिला, मगर याद रखना कि जदुई ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करना। फरीद ने अपनी मां की बात मान ली। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि खोरासान के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो शख्स उसकी बेटी शहजादी परवीन की बीमारी का इलाज कर देगा उसे बड़ी इनाम दी जाएगी। शहजादी एक अजीब बीमारी से पीड़ित थी जिसमें वो दिन भर सोती रहती थी और कभी नहीं उठती थी। बादशाह ने तमाम हकीम और वैद्य को बुलाया था मगर कोई भी शहजादी को ठीक नहीं कर पाया। फरीद ने जब यह सुना तो उसने सोचा कि शायद वो परी का पंख इस्तेमाल करके शहजादी की मदद कर सकता है। वो अपनी मां से इजाजत लेकर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। सफर में यूस कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले तो एक दरिया आया जो बहुत गहरा था। फरीद ने पंख को हाथ में लिया और कहा, आए पंख, मुझे इस दरिया को पार करने में मदद करो। अचानक पानी से एक सुनहरी नाव जाहिर हुई और फरीद उस पर सवार होकर दरिया पार कर गया। आगे जाकर उसे एक बड़ा जंगल मिला जिसमें अंधेरा था और खतरनाक जानवर थे। फरीद डर गया मगर उसने हिम्मत की। उसने फिर पंख को हाथ में लिया और कहा, आए पंख, मुझे इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकालो। फौरन एक रोशनी जाहिर हुई जो उससे रास्ता दिखाती रही और वो जंगल से बाहर निकल गया। 3 दिन की सफर के बाद फरीद बादशाह के महल पहुंचा। महल इतना बड़ा और खूबसूरत था कि फरीद ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। फरीद ने उनसे कहा, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूं, मुझे शहजादी के इलाज के बारे में बात करनी है। पहरेदार हंस पड़े और बोले, आए लड़के, तुम्हारे जैसे कई लोग आ चुके हैं मगर कोई भी शहजादी को ठीक नहीं कर पाया, तुम जाओ यहां से। फरीद ने जिद की और कहा, प्लीज मुझे एक मौका तो दो। आखिरकार पहरेदारों ने उसे अंदर जाने दिया। जब फरीद बादशाह के दरबार में पहुंचा तो तमाम वजीर और मंत्री वहां मौजूद थे। बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था और बहुत उदास लग रहा था। फरीद ने झुककर सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, में आपकी बेटी शहजादी परवीन का इलाज करना चाहता हूं। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तुम तो एक गरीब लड़के लगते हो, तुम्हारे पास क्या इल्म है जो इतने बड़े बड़े हकीम के पास नहीं था? फरीद ने कहा, हुजूर, मेरे पास इल्म नहीं बल्कि एक खास ताकत है जो अल्लाह ने मुझे दी है। मैं शहजादी को जरूर ठीक कर सकता हूं। बादशाह ने सोचा और कहा, ठीक है, तुम्हें 1 रात का वक्त देता हूं। अगर तुम शहजादी को ठीक कर दोगे तो तुम्हें जो मांगोगे वो दूंगा, मगर अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें सजा मिलेगी। फरीद ने कहा, मुझे मंजूर है। बादशाह ने फरीद को शहजादी के कमरे में ले जाने का हुक्म दिया। जब फरीद कमरे में पहुंचा तो देखा कि शहजादी एक पलने पर सोई हुई थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि फरीद उसे नजर नहीं हटा पाया। उसके चेहरे पर सुकून था मगर वो गहरी नींद में थी। फरीद ने कमरे में शरों तरफ देखा। उसने महसूस किया कि यहां कुछ अजीब है। कमरे में एक खिड़की थी जिससे ठंडी हवा आ रही थी। फरीद खिड़की के पास गया और बाहर देखा। दूर एक कला पहाड़ नजर आ रहा था जिस पर अंधेरे के बादल थे। अचानक यूं से एक कला परचम दिखाई दिया जो पहाड़ की चोटी पर लहरा रहा था। फरीद समझ गया कि ये कोई जादू है। उसने पंख को हाथ में लिया और कहा, आए पंख, मुझे बताओ कि शहजादी को यह क्या हो गया है। पंख से एक आवाज आई जो बोली, उस कले पहाड़ पर एक जादूगर रहता है जिसका नाम ज़ाहक है। उसने शहजादी पर जादू कर दिया है क्योंकि वो शहजादी से शादी करना चाहता था मगर शहजादी ने इनकार कर दिया था। जब तक उस जादूगर का जादू नहीं टूटा तब तक शहजादी नहीं जागेगी।
जादू तोड़ने के लिए तुम्हें उस पहाड़ पर जाना होगा और जादूगर के पास से एक सुनहरी अंगूठी लानी होगी। वो अंगूठी जादू का जरिया है। फरीद ने फौरन फैसला किया कि वो उस पहाड़ पर जाएगा। वो खिड़की से बाहर निकला और पहाड़ की तरफ चलने लगा। रात का अंधेरा था और चारों तरफ खामोशी थी। फरीद डर रहा था, मगर उसने अपने दिल को मजबूत किया। कुछ घंटों बाद वो पहाड़ की तलाई में पहुंचा। पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि पत्थरों पर बर्फ जामी हुई थी। फरीद धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। बीच में यूं से एक देव दिखाई दिया जो रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। देव ने कहा, कहां जा रहा है तू छोटे इंसान? यहां से वापस चला जा वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। फरीद ने पंख को दिखाकर कहा, मैं शहजादी को बचाने आया हूं, मुझे जाने दो। देव ने जैसे पंख को देखा तो वो डर गया और एक तरफ हो गया। फरीद आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसे एक बड़ा सांप मिला जो बहुत खतरनाक लग रहा था। सांप ने अपना फूंक फैलाकर फरीद को डराने की कोशिश की। फरीद ने फिर पंख का सहारा लिया और पंख से निकली रोशनी ने सांप को अंधा कर दिया। सांप चीखता हुआ भग गया। आखिरकार फरीद पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां एक पुराना किला था जिसमें अंधेरा था। किले के दरवाजे पर कोई नहीं था। फरीद अंदर गया और देखा कि वहां हर तरफ जादू की किताबें और अजीब चीजें रखी हुई थी। एक कमरे से आवाज आ रही थी। फरीद उस कमरे की तरफ गया और देखा कि एक बूढ़ा जादूगर वहां बैठा हुआ था। जादूगर की शक्ल डरावनी थी और उसकी आंखें लाल थी। जादूगर ने फरीद को देखा और हंसने लगा। उसने कहा, तो तू है वो बेवकूफ लड़का जो मेरी कैद तोड़ने आया है? तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीत सकता है? फरीद ने हिम्मत से कहा, हाँ, मैं शहजादी को आजाद करूंगा, तुम्हारा जादू तोड़ दूंगा। जादूगर ने गुस्से में अपना आसा उठाया और फरीद पर हमला कर दिया। फरीद ने पंख को आगे किया और पंख से एक सुरक्षा कवच बन गया जो जादूगर के हमले को रोक लेता रहा। जादूगर हैरान हो गया। उसने कई और हमले किए मगर सब नाकाम रहे। फरीद ने देखा कि जादूगर के हाथ में एक सुनहरी अंगूठी थी। समझ गया कि यही वो अंगूठी है जिसे यूज लेना है। फरीद ने एक प्लान बनाया। उसने पंख से कहा, मुझे उस अंगूठी तक पहुंचाओ। अचानक फरीद हवा में उड़ने लगा और सीधा जादूगर के पास पहुंचा। उसने जल्दी से अंगूठी जादूगर के हाथ से खींच ली। जैसे ही अंगूठी निकली, जादूगर चीखने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ताकत खत्म हो गई थी। किला हिलने लगा और गिरने लगा। फरीद जल्दी से बाहर भागा और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। पीछे से पत्थरों का बहाव आ रहा था। फरीद पंख के सहारे तेजी से नीचे आया और बच गया। वो सीधा महल की तरफ भागा। जब वो शहजादी के कमरे में पहुंचा तो अंगूठी को तोड़कर फेंक दिया। जैसे ही अंगूठी टूटी, शहजादी ने अपनी आंखें खोल दी। वो उठकर बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। उसे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ था। शहजादी ने फरीद को देखा और पूछा, तुम कौन हो? फरीद ने कहा, मैं फरीद हूं शहजादी, और मैंने आपको एक जादूगर के जादू से आजाद किया है। शहजादी हैरान हो गई। तभी बादशाह कमरे में आया और जब उसने अपनी बेटी को जागता देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फरीद को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। तुमने वो काम कर दिखाया जो हजारों लोगों से ना हो सका। मंगो, क्या चाहिए तुम्हें? फरीद ने कहा, बादशाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मां बीमार है और मैं चाहता हूं कि वो ठीक हो जाए। बादशाह ने कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है। मैं अपने सबसे बेहतर हकीम को तुम्हारी मां के पास भेजता हूं और तुम्हें इनाम में सोने के सिक्के भी दूंगा। फरीद खुश हो गया और बादशाह का शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने फरीद को महल में ही रहने का हुक्म दिया। कुछ दिनों बाद जब फरीद अपनी मां से मिलने गांव गया तो साथ में बादशाह का हकीम भी गया। हकीम ने फरीद की मां का इलाज किया और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गई। फरीद की मां बहुत खुश हुई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फरीद अब महल में रहने लगा। शहजादी परवीन और फरीद धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों साथ में बाग में घूमते और बातें करते। शहजादी को फरीद की सच्चाई और ईमानदारी बहुत पसंद थी। एक दिन शहजादी ने अपने बाप से कहा, अब्बा, मुझे फरीद से शादी करनी है। वो एक बहुत अच्छा इंसान है और उसने मेरी जान बचाई है। बादशाह ने सोचा। वो जानता था कि फरीद गरीब है मगर उसका दिल साफ है। बादशाह ने कहा, बेटी, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मुझे मंजूर है। चुनांचे कुछ दिनों बाद बड़े धमधम से फरीद और शहजादी परवीन की शादी हुई। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। फरीद की मां भी शादी में शामिल हुई और अपने बेटे को दुल्हा बनते देखकर बहुत खुश हुई। शादी के बाद फरीद और परवीन एक खूबसूरत महल में रहने लगे। उनकी जिंदगी बहुत
अच्छी तरह से गुजार रही थी। फारिद ने अपनी तीसरी और आखिरी मन्नत अभी तक नहीं मांगी थी। वो उस पंख को संभाल कर रखता था। एक दिन गांव से खबर आई कि वहां सूखा पड़ गया है और बारिश नहीं हो रही है। लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा है। फरीद ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने परवीन से कहा, मैं गांव के लोगों की मदद करना चाहता हूं। परवीन ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है फरीद, जरूर मदद करो। फरीद ने पंख को निकाला और अपनी तीसरी और आखिरी मन्नत मांगी। उसने कहा, आए पंख, मेरे गांव में बारिश बरसा दो और वहां खुशहाली ले आओ। अचानक आसमान में बादल छा गए और गांव में जोरदार बारिश होने लगी। खेत हरियाले हो गए और लोगों के चेहरों पर खुशी आ गई। सब लोग फरीद का शुक्रिया अदा करने लगे। अब फरीद की 3 मन्नतें पूरी हो चुकी थी। पंख का जादू खत्म हो गया था और वो एक आम पंख बन गया। मगर फरीद को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसने उन मन्नतों का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया था। कुछ महीनों बाद एक दिन जब फरीद और परवीन महल की छत पर खड़े थे, तो उन्होंने देखा कि दूर से एक काला बादल आ रहा है। वो बादल अजीब तरह से घूमता हुआ था। फरीद को कुछ अजीब लगा। अचानक उस बादल से एक काला दरिंदा जाहिर हुआ जो सीधा महल की तरफ आ रहा था। दरिंदा इतना बड़ा था कि उसकी परछाई से जमीन अंधेरे में दब गई। बादशाह के सिपाही डर गए और भाग खड़े हुए। दरिंदा महल के करीब आ गया और चिल्लाकर बोला, फरीद बाहर आ, तूने मेरे भाई जहाक को मारा है, अब मैं तुझसे बदला लूंगा। फरीद समझ गया कि यह जहाक जादूगर का भाई है। उसने परवीन से कहा, तुम अंदर जाओ, मैं इससे निपट लूंगा। परवीन ने कहा, नहीं फरीद, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। फरीद ने जोर से कहा, प्लीज परवीन, मेरी बात मानो और अंदर चली जाओ। परवीन दिल से नहीं चाहती थी, मगर वो अंदर चली गई। फरीद नीचे उतारा और उस दरिंदे का सामना किया। दरिंदे ने कहा, तुझे मरने से पहले मैं तेरे पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। फरीद ने अपनी तलवार निकाली और बोला, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। तुमने गलत काम किया, इसलिए तुम्हें सजा मिली। अगर तू भी वही रास्ता अपनाएगा तो तुझे भी वही अंजाम मिलेगा। दरिंदा गुस्से से आग उगलने लगा। फरीद ने बहुत हिम्मत से लड़ाई की, तलवार से वार करता रहा, मगर दरिंदा बहुत ताकतवर था। फरीद को लगा कि वो हार जाएगा। तभी यूस याद आया कि परी ने कहा था कि अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए तो बस मुझे याद करना। फरीद ने अपनी आंखें बैंड की और दिल से परी को पुकारा। अचानक आसमान से एक तेज रोशनी उतरी और वो परी जाहिर हुई। परी ने कहा, घबराओ मत फरीद, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। परी ने अपना हाथ उठाया और दरिंदे पर एक जादू चला दिया। दरिंदा चीखने लगा और छोटा होता गया। थोड़ी देर में वो इतना छोटा हो गया कि एक छोटी सी चिड़िया बन गया। परी ने कहा, फरीद, तुमने हमेशा अच्छे काम किए, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई। अब ये दरिंदा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फरीद ने परी का बहुत शुक्रिया अदा किया। परी मुस्कुराई और गायब हो गई। सब लोग बाहर आए और फरीद की बहादुरी के किस्से करने लगे। बादशाह ने फरीद को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने एक बार फिर सबकी जान बचाई। तुम सच में एक असली हीरो हो। उसके बाद कई साल शांति से गुजरे। फरीद और परवीन का एक प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम हसन रखा गया। हसन भी अपने बाप की तरह बहादुर और नेक दिल था। फरीद अपने बेटे को हमेशा अच्छी बातें सिखाता और कहता कि बेटा, याद रखना कि असली ताकत अच्छे काम करने में है, ना कि बुराई करने में। एक दिन जब हसन 10 साल का हो गया तो उसने अपने बाप से पूछा, अब्बा, आप इतने अच्छे कैसे बन गए? आपको डर नहीं लगता? फरीद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे भी डर लगता है, मगर मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो जरूर करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि हम एक दूसरे की मदद करें। हसन ने अपने बाप की बात गौर से सुनी और दिल में ठानी कि वो भी अपने बाप जैसे बनेगा। कुछ साल बाद फरीद के गांव में फिर से मुसीबत आ गई। इस बार एक खतरनाक बीमारी फैली जो लोगों को बहुत तकलीफ दे रही थी। फरीद ने इस बीमारी के बारे में सुना तो फौरन गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि कई लोग बीमार पड़ गए थे। उन्हें तेज बुखार था और वो बहुत कमजोर हो गए थे। फरीद ने बादशाह के सबसे अच्छे हकीम को बुलाया और उनसे इलाज करवाया, मगर हकीम ने कहा, यह बीमारी बहुत खतरनाक है। इसका इलाज एक खास जड़ी बूटी से हो सकता है जो सिर्फ दूर पहाड़ों में मिलती है। फरीद ने कहा, मुझे उस जड़ी बूटी का नाम बताओ, मैं यूज जरूर लूंगा। हकीम ने कहा, उस जड़ी बूटी का नाम नीलकमल है। वो सिर्फ एक खास जगह पर उगती है जो बहुत दूर है और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। फरीद ने बिना किसी दार के कहा, मैं जाऊंगा और वो जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। परवीन बहुत परेशान हुई। उसने कहा, फरीद, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें इतना मुश्किल सफर नहीं करना चाहिए। हसन को भेजो,
फारिद ने कहा, नहीं परवीन, मैं खुद जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। हसन ने कहा, अब्बा मैं आपके साथ चलूंगा। फारिद ने सोचा और कहा, ठीक है बेटा, तुम मेरे साथ चल सकते हो, यह तुम्हारे लिए एक अच्छा तजुर्बा होगा। फरीद और हसन ने सफर की तैयारी की और अगले दिन निकले। उन्होंने घोड़े पर सवार होकर एक लंबे सफर का आरंभ किया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी गर्मी बहुत तेज होती तो कभी तेज बारिश होती, मगर दोनों बाप बेटा हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। एक हफ्ता गुजरने के बाद वो उन पहाड़ों के पास पहुंचे जहां नीलकमल उगता था। पहाड़ों पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। पत्थरों पर मौज थी जो बहुत फिसलन भरी थी। हसन ने अपने बाप का हाथ पकड़ा और दोनों साथ साथ चढ़ने लगे। अचानक फरीद का पैर फिसल गया और वो गिरने लगा। हसन ने जल्दी से अपने बाप का हाथ पकड़ लिया और उसे बचा लिया। फरीद ने कहा, शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। हसन ने कहा, अब्बा आपने तो मेरी पूरी जिंदगी बचाई है, ये तो कुछ भी नहीं था। दोनों आगे बढ़े और आखिरकार एक छोटी सी घाटी में पहुंचे जहां नीले रंग के कमाल खिले हुए थे। वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फरीद ने कुछ कमाल तोड़ लिए और अपने थैले में रख लिए। वो वापस जाने लगे, मगर अचानक एक बड़ी चट्टान ऊपर से गिरने लगी। फरीद और हसन भागने लगे, मगर चट्टान बहुत तेज आ रही थी। फरीद ने हसन को आगे धक्का दिया और खुद पीछे रह गया। हसन बच गया, मगर फरीद के पैर पर चट्टान आ गिरी। फरीद दर्द से चीख पड़ा। हसन दोदाता हुआ वापस आया और चट्टान को हटाने की कोशिश करने लगा। वो बहुत भरी थी, मगर हसन ने पूरी ताकत लगा दी और चट्टान को थोड़ा सा खिसका दिया। फारिद का पैर आजाद हो गया, मगर वो बहुत दर्द में था। हसन ने अपने बाप को संभाला और कहा, अब्बा हिम्मत रखो, मैं आपको यहां से ले जाऊंगा। हसन ने फारिद को अपने कंधे पर उठाया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। यह बहुत मुश्किल काम था क्योंकि रास्ता कठिन था और फारिद भारी था, मगर हसन ने हार नहीं मानी। 2 दिन की मेहनत के बाद वो पहाड़ से नीचे आ गए। वहां एक गांव था। हसन फरीद को वहां ले गया और एक वैद्य से इलाज करवाया। वैद्य ने फरीद के पैर पर पट्टी बंधी और कहा, कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। फरीद ने हसन को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा तुमने आज मुझे बचाया, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हसन ने कहा, अब्बा यह तो मेरा फर्ज था, आप हमेशा मेरे लिए सब कुछ करते रहे हैं, आज मेरी बारी थी। 1 हफ्ते बाद जब फरीद थोड़ा बेहतर हुआ तो वो और हसन वापस अपने शहर आए। उन्होंने नीलकमल हकीम को दी और हकीम ने उससे दावा बनाई। उस दावा से गांव के तमाम बीमार लोग ठीक हो गए। सब लोगों ने फरीद और हसन का शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने हसन की बहादुरी देखकर उसे एक खास इनाम दिया और कहा, बेटा तुम अपने बाप की तरह बहादुर हो, मैं तुम्हें अपना वाजिर बनाता हूं। हसन ने झुककर अदब किया और कहा, हुजूर ये बहुत बड़ी इज्जत है, मैं हमेशा आपकी और अपने लोगों की खिदमत करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद कई साल शांति से गुजरे। फरीद अब बुढ़ा हो चुका था और हसन शहर का वजीर बन चुका था। हसन ने अपने बाप की तरह हमेशा अच्छे काम किए। उसने गरीबों की मदद की और जरूरतमंदों की खिदमत की। लोगों ने उसे बहुत मोहब्बत और इज्जत दी। एक दिन फारिद ने हसन को बुलाया और कहा, बेटा अब मेरा वक्त आ गया है, मैं तुमसे आखिरी बात करना चाहता हूं। हसन ने दुखी होकर कहा, अब्बा ऐसी बात मत कीजिए, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। फारिद ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो, कभी भी किसी का बुरा मत करना, हमेशा दूसरों की मदद करो। याद रखना कि असली खुशी दूसरों को खुश देखने में है। हसन ने आंसू पोंछते हुए कहा, जी अब्बा, मैं आपकी हर बात याद रखूंगा। कुछ दिनों बाद फरीद ने इस दुनिया को विदा किया। पूरे शहर ने उनके जनाजे में शिरकत की। सब लोग रो रहे थे क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया था। हसन ने अपने बाप को बहुत याद किया, मगर उन्होंने अपने बाप की बताई हुई राह पर चलना जारी रखा। हसन ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारी। उसने एक खूबसूरत लड़की से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। हसन अपने बच्चों को भी वही नसीहतें देता जो उसके बाप ने उसे दी थी। सालों बाद जब हसन भी बुढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों से कहा, तुम्हारे दादा फरीद एक बहुत महान इंसान थे, उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की और कभी किसी का बुरा नहीं किया, तुम भी उन्हीं जैसा बनने की कोशिश करना। हसन के बेटे ने कहा, अब्बा हम जरूर कोशिश करेंगे, हम भी दादा की तरह अच्छे इंसान बनेंगे। और इस तरह फरीद की नसीहतें और उसकी नेकियां एक पुश्त से दूसरी पुश्त तक जारी रही। लोग आज भी फरीद की कहानियां सुनते हैं और सीखते हैं कि सच्चाई, ईमानदारी और नेकी से ही इंसान की असली पहचान होती है। फरीद की याद
हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रही और उसकी नीक आमालियत से लोगों को हमेशा प्रेरणा मिलती रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चाई के साथ चलें और दूसरों की मदद करें तो अल्लाह हमें जरूर कामयाबी देता है और हमारा नाम हमेशा के लिए रोशन हो जाता है।